इस प्रकार हम देखते हैं कि संसाधन संरक्षण से तात्पर्य सिर्फ इतना ही रखें कि वर्तमान में उपलब्ध जो संसाधन है वो भावी पीढ़ी के लिए उपलब्ध रहे, ऐसा कार्य किया जाए। यह हमें ज्ञात हो चुका है कि संसाधन सीमित हैं और उनका उपयोग अधिक से अधिक समय तक मानव जाति के लिए हो, इसलिए संसाधन के संरक्षण और प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। संसाधन का संरक्षण एवं प्रबंधन जनसंख्या के बढ़ते दबाव, प्राविधिक औद्योगिक क्रांति एवं मानव की आवश्यकताओं में वृद्धि के कारण संसाधनों की कमी के कारण संसाधन संरक्षण एवं प्रबंधन एक समस्या के रूप में सबके सामने आया है। अब देखें कि संसाधन संरक्षण का कॉन्सेप्ट जो है वो कब से प्रारंभ हुआ है। तो यहाँ ये बताना जरूरी है कि प्राचीन समय में भी संरक्षण एवं प्रबंधन का प्रयोग किया जाता रहा है, क्योंकि उस समय जनसंख्या का दबाव कम था, तकनीक का कम विकसित व्यवस्था थी, आवश्यकताएं मानव की कम थी, संसाधनों की बाहुलता थी। ये बाहुलता होने, तकनीकी कम विकसित होने, आवश्यकता कम होने, जनसंख्या का दबाव कम होने से मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाता था, जिससे उसे सारी सुविधाएं प्राप्त होने लगती थी। उदाहरण के लिए पूर्वी अफ्रीका के मसाई पशुपालन का कार्य करते हैं, आर्कटिक क्षेत्र में रहने वाले समुद्री जानवरों पर निर्भर रहते थे, उष्ण प्रदेश में मत्स्य पालन का कार्य इस रूप में करते थे कि भविष्य के लिए संसाधन सुरक्षित रहे और पारंपरिक रूप से संसाधन का संरक्षण करते थे। जनसंख्या का दबाव बढ़ने लगा, मानव की आवश्यकताओं में वृद्धि होने लगी, औद्योगिकरण का युग आया, तकनीक का विकास हुआ और संसाधनों में कमी आने लगी। हम जानते हैं कि इस जनसंख्या के बढ़ते दबाव, मानव की आवश्यकता वृद्धि और तकनीकों के विकास के कारण संसाधनों में जो कमी आई, वही संरक्षण के लिए समस्या विश्व स्तर पर दिखने लगी। 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में विकसित देशों की जो विकसित देश थे वो दूसरे देशों पर अटैक करके या वहां पहुंच करके उपनिवेशिक विस्तारवादी नीति अपनाते थे और जहां भी जाते थे संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करते थे। उन्हें इससे बिल्कुल कोई चिंता नहीं थी कि आने वाले समय में संसाधन रहेगा या नहीं रहेगा। उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता था कि अधिक से अधिक संसाधनों का उपयोग करके वो अपने विकास की गति को तेज करें। जॉन एल्विन ने ब्रिटेन में 1662 ईस्वी में निर्वनीकरण के संबंध में लेख लिखकर सरकार को इस संबंध में कार्यवाही करने को प्रेरित किया, क्योंकि उस समय एवलिन को ये लगा कि वनों का जो निर्वनीकरण हो रहा है आने वाले समय में जीव जंतु और मानव के लिए हानिकारक होगा। 1776 में अमेरिका में भी कृषि संसाधनों के संरक्षण हेतु कई कार्य किए गए, क्योंकि उस समय अमेरिकन स्टेट्स को ये लगभग मालूम था कि संसाधन असीमित हैं, फिर भी कृषि के कार्य में जो इन्होंने कार्य किया वो प्रमुख रूप से कंटूर की खेती एवं वृक्षारोपण था। इन दोनों कार्यों से मिट्टी के कटाव को रोकने की व्यवस्था की गई। जीपी मार्श ने 1864 में
एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था मैन एंड नेचर, जिसमें अमेरिकन स्टेट्स, अमेरिकन कंट्रीज के इस कथन को चुनौती दिया कि संसाधन असीमित नहीं है बल्कि संसाधन सीमित है। यहीं पर एन.एस. सालेट ने समाज की नैतिक जिम्मेदारियों के प्रति ध्यान दिलाते हुए कहा कि वो पीढ़ियों के लिए संसाधन विदोहन की जगह संसाधन संरक्षण की नीति अपनाएं। इसी तरह हम्बोल्ट, बर्ट्राम, लेविस, क्लार्क आदि ने संरक्षण के संबंध में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे समझाने का प्रयास किया। औद्योगिक क्रांति के साथ बाजार के विस्तार, तकनीकी ज्ञान में वृद्धि होने से विभिन्न पर्यावरणीय घटकों में ह्रास दिखने लगा। संसाधन संरक्षण एवं प्रबंधन के विकास की चर्चा के पश्चात अब हम लोग देखते हैं कि संसाधन संरक्षण का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य को देखें हम लोग, मानव समाज एवं प्रकृति के बीच के संबंधों में कारण एवं प्रभाव की पहचान कर हानिकारक परिणामों के लिए उपायों की खोज करना है। मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा करना है, क्योंकि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में मानव स्वास्थ्य प्रमुख है। संसाधन को दीर्घकाल तक के उपयोग के लिए रखना है। क्षेत्रवार योजनाएं तैयार करना है जिससे संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सके। अपर्याप्त या सीमित मात्रा में उपलब्ध संसाधनों का केवल अधिक उपयोग वाले कार्यों में किया जाना है। संसाधन के अभाव को दूर करने के लिए विकल्प खोज कर उपयोग किया जाना है। अब हम देखते हैं कि संसाधन संरक्षण के कितने प्रकार हैं। मुख्य रूप से 4 प्रकार हैं। जाति संरक्षण, इसके अंतर्गत जैव प्रजातियों के संरक्षण की बात कही जाती है जिनका अस्तित्व संकट में है, जैसे काले हिरण का संरक्षण, गिर के जंगलों के सिंहों का संरक्षण, दुर्लभ जड़ी बूटियों वाले पौधों का संरक्षण इत्यादि। निवासी संरक्षण, निवासी संरक्षण से तात्पर्य किसी पारिस्थितिकी को संरक्षित करने से है। निवासी संरक्षण की संकल्पना वह आधार प्रस्तुत करती है जिसके संदर्भ में वातावरण में मनुष्य द्वारा किए जाने वाले परिवर्तनों के परिणामों का आकलन किया जाता है। भूमि उपयोग संरक्षण, इसके अंतर्गत ऐसे भूमि उपयोग का संरक्षण किया जाता है जहां विभिन्न प्रकार के भूमि उपयोगों की प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। इसका उद्देश्य विभिन्न प्रकार के भूमि उपयोगों में सामंजस्य बनाए रखना है। जैसे किसी नगर के एक ही भाग में आवासों के अधिकाधिक निर्माण को रोकने के लिए नगर के चतुर्दिक अन्य आवासीय क्षेत्र निर्धारित कर दिए जाते हैं, या नगर की सीमा को हरित पेटी से आबद्ध कर दिया जाता है ताकि अन्य मानवजन्य भूमि उपयोग वहां न पनप सके। सृजनात्मक संरक्षण, इसके अंतर्गत उन भूदृश्यों का उपयोग एवं संरक्षण करना आता है जिनका निर्माण मनुष्य ने किया है, जैसे बांध, वन्य विहार, गमनागमन के मार्ग आदि। इसके माध्यम से संसाधन संरक्षण भी हो सकता है। अब जब हम संसाधन संरक्षण पर इतनी चर्चा कर चुके तो ये देखना महत्वपूर्ण है कि समस्याएं क्या हैं और समाधान क्या है। संसाधन एवं मनुष्य का समीकरण अब बदल गया है। वह संसाधनों के संरक्षण के साथ नए संसाधन व उनके वैकल्पिक उपायों की खोज कर रहा है। अब मानवीय प्रयास संसाधन संरक्षण की ओर अधिक उन्मुख हो रहे हैं। मनुष्य अपने किए कलापों को इस तरह से संपन्न करना चाह रहा है ताकि परिवेश की गुणवत्ता का ह्रास न हो। मनुष्य अपनी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए ऐसा कर रहा है। परिवेश संवर्धन की नीति अब महत्वपूर्ण हो रही है।
एक व्यक्ति एक वृक्ष जैसे नारे महत्वपूर्ण हो रहे हैं। वर्तमान समय में मनुष्य का वातावरण बोध महत्वपूर्ण हो गया है। संसाधन आकलन की ओर मनुष्य अधिक आकृष्ट है, जिसके लिए विभिन्न तरह के टेक्निक्स अपनाया जा रहा है, चाहे GIS हो, चाहे रिमोट सेंसिंग हो, चाहे सैटेलाइट से अन्य माध्यमों से पिक्चर लिया जा रहा हो, हवाई चित्रण हो रहा है। संसाधन संरक्षण आज का प्रमुख नारा है। परिवेश के जिन तत्वों या संवर्धन मनुष्य स्वयं कर सकता है, वह उनका प्रत्यारोपण कर रहा है। ऐसे क्षेत्रों की खोज कर रहा है जहां संसाधन उपलब्ध हैं और वहां मानव निवास या मानव का दबाव या जनसंख्या का दबाव कम है। वहां जाकर संसाधनों की खोज कर रहा है, जैसे अंटार्कटिका प्रदेश में जाकर खोज कर रहा है, या ऐसे प्रदेशों में जहां मानव का दबाव कम है। मनुष्य टेक्निकली एडवांस हो गया है और तकनीकियों द्वारा भी संसाधनों का संवर्धन कर रहा है, संसाधनों का संरक्षण कर रहा है, जिससे इन संसाधनों को बचाकर भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जा सके। अब हम देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए कैसा नियोजन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम किसी क्षेत्र को प्राथमिक इकाई मानकर संसाधन आधार हमें संसाधन आधार ज्ञात करना चाहिए। समस्त ज्ञात एवं संभावित संसाधनों की संपूर्ण जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। सीमित या समाप्त होने वाले संसाधनों का कम उपयोग करना चाहिए। कम उपयोगी संसाधनों को नष्ट नहीं करना चाहिए। वैकल्पिक संसाधनों की खोज करना हमारा प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। संतुलित एवं बहुउद्देशीय उपयोग हमें करना चाहिए। विवेकपूर्ण उपयोग हेतु लोगों को शिक्षित करना चाहिए। संसाधन उपयोग हेतु स्थानीय स्तर पर भी कानून होना चाहिए। विज्ञान एवं तकनीकी का उपयोग भी करना चाहिए। सभी स्तरों पर संरक्षण हेतु अनुकूल व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जन भागीदारी के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए योजनाएं बनानी चाहिए। आज के इस टॉपिक पर हम लोग ने जो संसाधन संरक्षण एवं प्रबंधन का था, उसमें संसाधन के अर्थ को जानते हुए, संसाधन की विशेषता को जानते हुए, संसाधन के संरक्षण के अर्थ को जाना, संसाधन का संरक्षण कितना महत्वपूर्ण और कितना आवश्यक है इसको समझा। इसके बाद संसाधन के संरक्षण की चर्चा कब से हो रही है, किस प्रकार की जा रही है और इसका नियोजन किस तरह किया जाए, इस पर चर्चा की।